हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में हमारी दुनिया क्लास 6 अध्याय नंबर 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और दोनों नंबर के प्रश्नों में अच्छा से बना पाया हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं एससीईआरटी के संपूर्ण नोट्स को और एक बार रिवाइज कर लेते हैं एससीईआरटी को। देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है कि पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। अब बारी बारी से इसमें समझेंगे कि सागर क्या होता है, मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है और पहाड़ क्या होता है। टॉपिक बाय टॉपिक पूरा चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे एकदम आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले क्या हमारा है मैदान। नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। नीची और समतल भूमि का प्रदेश क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे नीचे हो सकते हैं। वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। मैदान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो समुद्र से ऊंचे या क्या हो सकते हैं? नीचे हो सकते हैं। अगला हमारा है कि मैदान अपने समीपवर्तीय पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। जो भी मैदान होता है वो पठार और पर्वत से क्या हो सकते हैं? ऊंचे नहीं हो सकते हैं, हमेशा नीचे ही रहेंगे। अगला है प्राय एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं। जो मैदान होता है एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है, बहुत कम मात्रा में। अब देखिए, मैदान को मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैदान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अपर्दन मूलक मैदान। अपर्दन मूलक मैदान क्या होता है? तो वैसा मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ होता है। अपर्दन समझते हैं, एक स्थान से मिट्टी जो है हवा या पानी की किसी सहायता से दूसरे स्थान में चल जाए, बहकर चल जाए, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपर्दन। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अपर्दन मूलक मैदान वैसा मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, उसे अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। जैसे देखिए, इसका निर्माण जो है फिनलैंड का मैदान है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा फिनलैंड का मैदान जो है किसका उदाहरण है, और 3 गो ऑप्शन में देने रहेगा। तो आपको याद रहेगा कि अपर्दन मूलक का मैदान है, तो आसानी से हम वहाँ से 1 नंबर ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तर यूरोप का मैदान हो गया, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो अपर्दन मूलक मैदान के ये सब एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसीलिए तो गाइस आप लोग बहुत ध्यान से इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला है हमारा कि निक्षेपण मूलक मैदान। तो निक्षेपण मूलक मैदान क्या होता है? निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानियों, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट का मैदान, जो केरल के तट के मैदान है वो किससे बना हुआ है? तो निक्षेपण की सहायता से बना हुआ है। हंगरी के मैदान जो है किससे बना हुआ है? तो यह भी निक्षेपण मूलक से ही बना हुआ है। अगला हमारा देखते हैं, अगला तीसरा नंबर है हमारा रचनात्मक मैदान। रचनात्मक मैदान क्या होता है? वैसा मैदान जिसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, उसे रचनात्मक मैदान कहते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्तीय मैदान। तो यहाँ से जितने भी ये सब उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण से प्रश्न बनेगा ये जो है मैदान किस प्रकार के मैदान है, यानी कि उसके आकृति के अनुसार, उसके प्रकार के अनुसार यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगला हमारा है इसमें कि चिकनी मिट्टी को हम लोग केवाली मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? केवाली मिट्टी भी कहते हैं। तो मिट्टी से भी प्रश्न बन सकता है। जिसमें धान की फसल खूब होती है, इसमें कौन चीज़ की फसल होती है? तो धान की फसल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो पूछेगा कि धान की फसल सबसे अधिक किस में होती है? तो केवाली मिट्टी में होती है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि केवाली मिट्टी में जो है कौन सी फसल अधिक मात्रा में होता है? तो धान की फसल अधिक मात्रा में होता है। अगला है कि दलदली मिट्टी में दलहन फसल खूब होती है।
जो दलदली मिट्टी होता है उसमें दलहन फसल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अगला हमारा है नोट। तो नोट को समझ लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ सब चीज़ की सुविधा है, भोजन हम उपजा सकते हैं, जल मिल सकता है, आवास मिल सकता है, परिवहन की भी सुविधाएं हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान किया जा सकता है। हम सुविधा हम ले भी रहे हैं, सब चीज़ का रेल मार्ग ले रहे हैं, परिवहन ले रहे हैं, सब चीज़ का हमें आसानी से मिल जाता है मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि सब चीज़ की सुविधा जो है किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, तो मैदानी क्षेत्रों में। अगला हमारा है बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसा मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ऐसा मैदान जो है पंजाब से लेकर पूरब में कहाँ तक मिलता है, असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। तो पूछ देगा कि सतलज गंगा का मैदान जो है किसे कहते हैं या ब्रह्मपुत्र के मैदान किसे कहते हैं। तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल होगा कि पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक से मिलने वाली जो इलाका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतलज गंगा का मैदान बोलते हैं या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यह पूरा मैदान क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो अन्न उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। भारत के इसे क्या जानते हैं, उत्तरी विशाल के मैदान के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी ये बड़ा मैदान है। अगला हमारा है पठार। पठार को समझते हैं कि पठार क्या है। ये आसपास की भूमि से क्या होता है, ऊंचा होता है। जो भी आसपास का भूमि है उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है। इसके ऊपर का भाग सपाट होता है। इसका ऊपर का भाग क्या होता है, सपाट होता है। यह कई सौ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकता है, यानी कि कई सौ मीटर से लेकर कैसा 1000 मीटर तक हो सकता है। हमारे देश में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसका उदाहरण है। तो पूछ देगा कि दक्कन का जो पठार है किसका उदाहरण है, तो पठार का ही उदाहरण है। ये पूछ सकता है कहाँ पे है। छोटा नागपुर का पठार भी आप देखे होंगे, काफ़ी बड़ा है। अगला है कि तिब्बत का पठार को हम लोग संसार का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। जो तिब्बत का पठार है ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, संसार की छत बोलते हैं। पामीर की पठार को हम लोग संसार की छत बोलते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा जरूर, इसको याद कर लीजिएगा। इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। इन पठारों में क्या मिलते हैं, खनिज के भंडार मिलते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को हम लोग संसार की छत कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पर्वत। इसको समझ लेते हैं कि पर्वत क्या होता है। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके लिखते चलिएगा। पर्वत एक प्राकृतिक की देन है। पर्वत जो है क्या है, एक प्राकृतिक की देन है जिसमें सपाट नहीं होता है। और इससे पहले मैंने बताया है आपको पठार में कि पठार में क्या होता है, सपाट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सपाट नहीं होता है। वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पठार जो है ऐसे उस पर जहाज उतर सकता है। इस पर जहाज उतरेगा नहीं उतरेगा, इस पर जहाज नहीं उतरेगा। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को हम लोग पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ऐसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी। पर्वतों का श्रेणी है, बहुत सारा उसमें क्या है, शिखर है, इसलिए हम उसे पर्वतों की श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचा होने पर कई पर्वतों को हमेशा बर्फ जमी रहती है। बहुत ऊंचा होने पर कई पर्वतों पर क्या होता है, हमेशा के लिए वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। इससे कई नदियाँ निकलती हैं। इससे जो है कई नदियाँ निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती हैं। अरावली पर्वत कम ऊंचाई के कारण इस पर बर्फ नहीं जमती है। तो अरावली पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत से कम ऊंचाई पर है, इसलिए हम क्या बर्फ नहीं जमता है। लेकिन यहाँ वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। जो भी वर्षा का जल होता है वही जो है नदियाँ में बहता है। अगर वर्षा ना हुआ तो नाली के रूप में
अपना आकार धारण कर लेगा। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह भी पूछ सकता है कि अरावली पर्वत जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। यह उत्तर से जो है दक्षिण राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। क्लियर? अगला है कि पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है। जो भी पर्वत हैं उसका आकार एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े बड़े पर्वत तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर है। जैसे कि हम लोग राजगीर की पहाड़ियाँ देखे होंगे, गिरियक हो गया, बराबर की पहाड़ियाँ देखे होंगे, हवेल खीर की खड़गपुर की पहाड़ियाँ देखे होंगे हम लोग, मंदार हिल देखे होंगे। ये सब क्या हैं? छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रकार पर्वतों से निकलने वाली नदियों का जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो जो भी पर्वतों से निकलती है नदियाँ, उसके हम सिंचाई कर सकते हैं और बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। पर्वतों पर वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत पर क्या पाया जाता है? वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सब से हमें लकड़ियाँ, चारा, औषधियाँ इत्यादि प्राप्त होता है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। जो पर्वत होते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पर्वतों पर यातायात क्या होता है? कठिन होता है, क्योंकि उसका जो शीर्ष वाला भाग होता है वो काफ़ी ऊंचा खाला यानी कि सपाट के जैसा नहीं होता है। पर्वत पर खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। सीढ़ीदार जो है खेत बनाना पड़ता है। सीढ़ीदार समझ सकते हैं, ऐसे इसमें बनाना पड़ता है और उसी में जो है खेती किया जाता है। इसी को बोलते हैं सीढ़ीदार खेत। अगला हमारा है कि भारत में शिमला और कश्मीर पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में शिमला और कश्मीर जो है किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। पर्वत 3 प्रकार के होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। वैसा पर्वत जिसका सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शंक्वाकार हो। शंक्वाकार समझते हैं? जैसे कि ऐसा हो, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे भारत की हिमालय पर्वत। भारत की हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, यह भी किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। अपर्दन मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ का मिट्टी है और किसी कारणवश हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से ये जो है बहकर यहाँ पे आ गया, तो यही जो प्रक्रिया हुआ है इसी को बोलते हैं हम अपर्दन। ठीक है ना? तो यहाँ पे बता रहा है कि वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसे अपशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। तो हम लोग वलित पर्वत का दूसरा नाम क्या है हमारा? अपशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। जैसे कि अरावली का पर्वत हो गया, ठीक ना, अरावली के पर्वत हो गया, किसका उदाहरण है आपका? वलित पर्वत का या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार समझते हैं दूसरा हमारा भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। क्या होती है? पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उड़ जाता है। 2 दरारों के बीच का भाग क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ऊपर उड़ जाता है। इस उठे भाग को हम लोग भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारत का सतपुरा पर्वत। भारत का सतपुरा पर्वत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में से प्रश्न पूछेगा कि भारत का सतपुरा पर्वत किसका उदाहरण है? तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। इससे पहले मैंने बताया आपका हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो अपशिष्ट पर्वत यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। क्लियर? आगे हमारा है ज्वालामुखी पर्वत। इसको समझते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि इटली का होगा विसुवियस पर्वत। इटली का जो है विसुवियस पर्वत। तो यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विसुवियस पर्वत कहाँ पे है? तो इटली में है। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो हमारा ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से एक बहुत बेहतरीन प्रश्न बनता है कि भारत के
अंडमान निकोबार में के बैरन आइलैंड में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। मात्र यही जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जो भारत के अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड के शहर में है। किसमें है? बैरन आइलैंड के शहर में है। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि कम ऊंचाई के पर्वतों को हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं। जो भी कम ऊंचाई वाला होता है उसे हम पहाड़ी कहते हैं। अगला हमारा है कि सोन नदी अमरकांड की पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व प्रवाहित होते हुए बिहार में प्रवेश करते पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करती है। बिहार के मैदानी भाग को कैमूर के मैदानी भाग से प्रवेश कराकर गंगा में आकर मिल जाती है। बिहार में सोन नदी पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बिहार में सोन नदी जो है किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक इसी प्रकार वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि वाल्मीकि नगर जितने भी बिहार से आ रहा है इसको हम आंख गड़ा कर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है बिहार में सोन नदी जो है किस क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है? तो पहाड़ी क्षेत्र से। ऑब्जेक्टिव पूछेगा वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी क्या है? प्रयुक्त है। पठार के ऊपर की सतह कैसा होता है? सपाट होता है। इस पर जहाज उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है? तो इस पर जहाज जो है उतर सकता है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि आपका हिमालय पर्वत हो गया, ये क्या है? पर्वतों का श्रेणी है। इसमें बहुत सारे क्या है? शिखर है। अप्राचीन पठार, जैसे कि प्राचीन का पठार हो गया हमारा, इसे जब दक्कन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन क्षेत्र बोलते हैं। तो ये रहा आज के पूरे चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए पृथ्वी के प्रमुख स्थल। मुझे आशा है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको नोट करके एक दो बार आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू।